हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, ये है आर्टिकल 54 से रिलेटेड, यानी भारतीय संविधान में जो आर्टिकल हमारा होता है 54, उससे रिलेटेड है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। और राष्ट्रपति के जो मेन आर्टिकल मैंने आपको बताए थे 52 से लेकर 62 तक आते हैं, और एक 71 से 72 के बीच में होता है। तो उन्हीं में से एक आर्टिकल है 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। एक फिक्स निर्वाचक मंडल है, उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसके निम्न घटक होते हैं। ठीक है। इन घटकों की स्टडी हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपके, संसद के दोनों सदन, जो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसमें उच्च सदन और निम्न सदन दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके जो सिलेक्टेड यानी जो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये। नंबर 2, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य में विधानसभा होती है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं अपन? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी टोटल हमारी कंट्री में जितने स्टेट है उसके जो विधानसभाओं के सदस्य एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, वो कहलाते हैं एमपी। उनको कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, एमएलए भाग लेते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। संघ क्षेत्र कौन कौन सा आ गया? जैसे जम्मू कश्मीर आ गया, पांडिचेरी आ गया, ये हमारा संघ क्षेत्र है। इसके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य यानी वहां के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तथा राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कोई एक स्टेट ऐसा होता है जिसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। जैसे उसका उदाहरण है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें विधानसभा भी होती है प्लस विधान परिषद भी होता है। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये फैक्ट रूल है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधियां, एक ही बात है, उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है निर्वाचन की रीति या विधियां, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से मेथड काम आते हैं, कौन कौन से रूल्स काम आते हैं, किस किस मेथड को अपनाया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है ये संविधान के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 55। ठीक है, आर्टिकल 55 से ये रिलेटेड है। अब देखिए, निर्वाचन की विधि में सबसे पहला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सबसे पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसका नाम है। उस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और वो भी होता है गुप्त मतदान द्वारा। गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। चुनाव में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। एक क्राइटेरिया दे रखा है आपका कि जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उसको चुनाव कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। अब जो चुनाव कोटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चुनाव कोटा बराबर कुल डाले गए वैध मत अपॉन 1 + 1 + 1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कुल डाले गए वैध मत है आपके 20, ठीक है, तो 1 + 1 + 1, इसका हर एक मान लेते हैं, तो 20 1 + 1
फिर 1 का भाग 3 में 3 बार किया, 3 इंटू 1, 20 या 60 प्लस 3, 63/3, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 21। ठीक है, मतलब मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कुल डाले गए वैद्य पद मान लो 20 है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे अपन लेते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, उसका जो टाइटल क्या है, मत के मूल्य की गणना। यानी मत के मूल्य की गणना कैसे होगी, मत यानी जो आपने वोट डाला है उसके मूल्य की गणना कैसे की जाएगी। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य की गणना निम्न प्रकार होगी। देखो, निर्वाचित मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य की गणना निम्न मेथड से होगी। इसका मेथड क्या रहेगा, ये जो उसका फॉर्मूला है, ये इसका सूत्र है, इस सूत्र से उसकी गणना होगी, मत के मूल्य की गणना। अब ये सूत्र क्या है, प्रत्येक राज्य के निर्वाचक एमएलए के मत का मूल्य, यानी जो हमारी कंट्री में जो टोटल स्टेट है उसमें प्रत्येक राज्य के निर्वाचक के मत का मूल्य, यानी एमएलए जो होते हैं विधानसभा सदस्य, उनके मत का मूल्य बराबर होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या, स्टेट का निकलेगा पहले, उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, यानी उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या यानी एमएलए की कुल संख्या इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तब उस राज्य के निर्वाचक के मत के मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब है मेथड नंबर थर्ड मेथड क्या बताया गया है कि इस विभाजन में, ये जो उपरोक्त विभाजन है, इसमें शेष 500 से अधिक आता है, यानी शेषफल अगर 500 से अधिक आता है तो भागफल में एक और जोड़कर विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। यानी शेषफल 500 से अधिक, जैसे 550 आ गया, 530 आ गया, तो 530 में एक जोड़ेंगे, 531 जोड़कर मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। और 500 से अगर कम आता है शेषफल तो वो का वही रहेगा एज इट इज। ठीक है, क्लियर? यानी 500 से कम आने पर शेषफल मत का मूल्य निकाल लेते हैं, उसे छोड़कर मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। ये तो हो गया आपके मेथड नंबर 2 और 3rd। अब देखते हैं मेथड नंबर 4। निर्वाचन की जो विधि है उसमें है आपका 4th नंबर मेथड। 4th नंबर मेथड क्या कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य, जो पहला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें पॉपुलेशन दिया गया था, जो जनसंख्या से तात्पर्य यानी जब पॉपुलेशन का जो मैटर है वहां 1971 की जनसंख्या, जनगणना की जनसंख्या, यानी जो 1971 में जो जनगणना हुई थी वो जनसंख्या उस फॉर्मूला में काम आएगी और वो 2026 तक यथावत रहेगी, इसमें ये बताया गया। ठीक है, 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब है मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 क्या है, इसमें भी एक फॉर्मूला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ये फॉर्मूला क्या है आपका, संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, यानी संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य अपन कैसे निकालेंगे, समस्त विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मतों की कुल संख्या, यानी समस्त विधानसभाओं, टोटल हमारे देश में जितने भी स्टेट है उनकी विधानसभाओं के सभी सदस्यों की, यानी सारे एमएलए के मतों की कुल संख्या अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, यानी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुल संख्या इसमें आ जाएगी, उसका भाग दे देंगे, यानी एमएलए में एमपी का भाग दे देंगे तो वो निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए, इस मेथड नंबर 5 से रिलेटेड मेथड नंबर 6 है। 6 में क्या बताया गया है, यदि इस विभाजन में भागफल में जो भागफल आता है दशमलव अंक 0.5 या अधिक आता है, अगर इस भागफल में दशमलव अंक 0.5 या उससे अधिक आता है तो भागफल में एक जोड़कर संसद के मत का मूल्य निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उपरोक्त फॉर्मूला ये है, इसमें भागफल 0.5 आता है या उससे अधिक आता है तो उसमें एक जोड़कर मत का मूल्य निकाल लेंगे।
और अगर यदि कंडीशन ये होती है कि दशमलव अंक 0.5 से कम आता है तो उसे छोड़कर पूर्णांक भागफल एक सांसद के मत का मूल्य होगा। ठीक है, एक सांसद के मत का मूल्य होगा अगर 0.5 से कम आता है भागफल तो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी बात से रिलेटेड एक बात और है कि इस सूत्र से प्राप्त भागफल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य होगा। यानी इस फॉर्मूले से जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो संसद के दोनों सदनों के, यानी दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य होगा, एमपी के मत का मूल्य होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड नंबर 7। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है उसमें आपका मेथड नंबर 7 नंबर मेथड क्या है, क्या कहता है, एक राज्य के सभी एमएलए के मत का मूल्य समान होता है। यानी एक राज्य के जो एमएलए इलेक्शन में भाग लेते हैं उनके जो मत का मूल्य होगा वो समान होगा, असमान नहीं होगा। यानी एमएलए के मत का मूल्य समान होगा, एक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य समान होगा, लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों के एमएलए के मतों के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अलग अलग राज्यों के एमएलए के मतों के मूल्य अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें यह डिफरेंस है। जबकि सभी एमपी के यानी सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी सांसदों के मत का मूल्य समान होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हमेशा याद रखें। अब एक नया मेथड है, मेथड नंबर 8। ये एक नई बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्वारा 50% से अधिक वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है। यानी जो कैंडिडेट राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है उसको 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। यह वैध मत माना जाता है और इसे निर्वाचन हेतु न्यूनतम कोटा कहा जाता है। यानी निर्वाचन हेतु इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। ठीक है, अब है मेथड नंबर 9। मेथड नंबर 9 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के मतदाताओं को अपनी पसंद के क्रमानुसार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को अपनी वरीयता क्रम 1, 2, 3 देना होता है। यानी जो निर्वाचन मंडल जो मतदाता है जो मतदान कर रहे हैं उनको राष्ट्रपति का क्रम देना होता है 1, 2, 3। उसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं तो उसका क्रम 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा जितने भी होते हैं वो देना होगा, उसके बाद ही आप मत डाल सकते हैं। देखिए अभी तक जो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब इस क्वेश्चन को आप कब कर पाएंगे जब राष्ट्रपति के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें कही गई है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। तीसरी बात इसमें कही गई है, राष्ट्रपति भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का आधार स्तंभ है। अब ये तीनों बात सही है या गलत, ये आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 व 2, यानी 1 व 2 सत्य है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 व 3। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल 3, यानी केवल तीसरा ही सत्य है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, यानी तीनों सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी। इसमें ये तीनों बातें सत्य है, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सारे एमपी इसमें भाग लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, ये बात भी सत्य है, और राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है, ये बात भी सही है। ठीक है, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं, किस आर्टिकल के तहत हटा सकते हैं। जो मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं राष्ट्रपति के 52 से 62 और 71 में 72, यानी सारे आर्टिकल के बारे में आपने सही स्टडी की है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब है आर्टिकल नंबर 59, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 60, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 61 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 62। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका आर्टिकल 61, यानी 61 के तहत राष्ट्रपति को आप महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये अपन को देखना है। यानी ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है वो देखना है, रॉन्ग है। सबसे पहला कथन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में दे सकेगा, ये तो राइट है, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये भी राइट कथन है। तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है आर्टिकल 72 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय निर्वाचन संबंधी विवाद, ये भी आपका राइट कथन है। चौथा है आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये है आपका रॉन्ग, असत्य, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1 व 2, बी 1 व 3, सी 1, 2 व 3 और डी केवल 4। यानी इसमें जो आपका राइट आंसर है वो असत्य कथन है, वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका आर्टिकल है 54।